सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, स्नेह भरा नमस्कार। मैं स्वाति परतानी और मैं एक शिक्षिका हूँ और चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ की मैं विभागाध्यक्षा हूँ। सबसे पहले तो साहित्य कल्प को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए और अपनी कुछ कविताओं को रखने के लिए। कितनी खुशी की बात है कि कल ही हमने मुंशी प्रेमचंद जी का जो 140वां जो वर्षगांठ है वो मनाई है और साहित्य में हमारे हिंदी साहित्य में उनका काफ़ी नाम माना जाता है। उनका लेखन पठन उर्दू और हिंदी में होता था और उनके बहुत सारे उपन्यास जो हैं मैंने भी बहुत पढ़े हैं बचपन में। तो जब मैं सोच रही थी कि मेरा क्या कनेक्शन है साहित्य के साथ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, साइंस में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो कहाँ मेरा कनेक्शन है साहित्य के साथ। लेकिन जब बचपन में जाना हुआ तो समझा कि लाइब्रेरी में कोई भी एक बुक नहीं छोड़ी थी, मुंशी प्रेमचंद जी की या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, देवकीनंदन खत्री जी की। और जो हिंदी पुस्तक में जो छोटी-छोटी कहानियाँ, कविताएँ जो होती थी, वो एकदम दिल को छू जाती थी। अच्छा लगता था उनको पढ़कर। कभी तब लिखना पठन नहीं उतना हुआ, पठन हुआ लेकिन लिखना नहीं हुआ। लेकिन जब बड़े होते गए और बहुत मशगूल हो गए अपनी ज़िंदगी में, तब बीच में कभी-कभी वक़्त निकाल कर लिखने का एक थोड़ा-सा मन करता था और लिख देती थी। लिखने में अगर बात कहूँ तो बहुत ही मिक्स्ड लैंग्वेज में लिखा करती थी, हिंदी, उर्दू मिक्स करके, क्योंकि जो शब्द दिल से निकल जाते थे, वही लिखे जाते थे। ऐसे लिखते-लिखते थोड़ी छोटी-छोटी कविताएँ, फिर थोड़ी और बड़ी कविताएँ इधर-उधर पोस्ट पर डालने लगी और अच्छा लगने लगा। लेकिन ऐसा होता था कि टाइम नहीं मिल रहा है। कहीं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं है, कभी और बाद में लिख लेंगे। जब मन करता था कभी लिखने का, चलो नहीं-नहीं कभी और बाद में लिख लेंगे। ऐसा करते-करते ही वक़्त निकल जाता था। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब अचानक से ऐसे लगा कि जो बुलेट ट्रेन जो भाग रही थी वो एकदम से स्टॉप हो गई और एकदम झटके के साथ रुकी, जिससे सब कुछ रुक गया, सब कुछ। और उस रुकने में समझ में नहीं आया कि करना क्या है? क्योंकि कॉलेज नहीं जा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कुछ काम आपके पास समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है आपको और लगा कि क्या करना है? और लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद में एक मैंने कविता लिखी और उस कविता में मैंने बयान किया कि कैसा है ये वक़्त। क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम ये शिकायत करते रहे कि वक़्त नहीं है, वक़्त नहीं है और अचानक से जब वक़्त मिल गया है, तो करना क्या है उस वक़्त के साथ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं करनी थी, लेकिन हम कहीं आकर ऐसा लग रहा था ठहर गए हैं। तो उसमें काफ़ी लिखना हुआ मेरा और उसमें से एक कविता जो मैंने लिखी थी, आज वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो इस पूरी के आज जो हमारी जर्नी है उसको मैं 3 पड़ाव में संपन्न करूँगी। सबसे पहली कविता मेरी रहेगी कि लॉकडाउन के बाद जब बहुत सारा वक़्त आया मेरे पास में, तो मुझे कैसा महसूस हुआ। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मैं कोई कवयित्री नहीं हूँ लेकिन हाँ, लिखने का शौक है मुझे और जो भी भाव निकलते हैं वो दिल से निकलते हैं। तो पहले अपनी कविता चालू करते हुए कि जैसे ही वक़्त आ गया मेरे पास में, तो कैसा महसूस हुआ? क्या लगा मुझे उस वक़्त? तो वो मैं अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहूँगी। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो ये है, उधार का मुफ्त वक़्त। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लॉकडाउन है 15 दिन का, चलो ठीक है ये कुछ टाइम मिला है एक्स्ट्रा, इसको काम में ले लेते हैं, उसके बाद तो वापस से वही दिनचर्या चालू हो जाएगी। तो बस शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, जितना हो सकता है ये जो मुफ्त का वक़्त मिला है थोड़ा-सा भागम-भाग वाली ज़िंदगी में, उसको किसी न किसी तरह से यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो मन में एक ख़्याल आया और ये कविता लिख डाली। तो उधार के इस मुफ्त वक़्त में मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सुनिए। भागती दौड़ती ज़िंदगी में भागती दौड़ती ज़िंदगी में जैसे एक ठहराव सा आ गया, जब उधार का कुछ वक़्त मेरे पास अनायास ही आ गया। वक़्त न मिलने की वक़्त न मिलने की कितनी शिकायतें उस वक़्त के मिलने पर जम सी गई हैं। क्योंकि उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि इतनी शिकायतें हैं, लेकिन वक़्त मिल गया है तो भी ऐसा लग रहा है कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। कई अधूरे कामों को न कर पाने की ज़हुज़्ज़त ख्वाहिशें वक़्त मिलने पर बंदीगत हो गई हैं। पक्का है पक्का है यह वक़्त मुफ्त का नहीं, उधारी का है। लौटाना होगा ब्याज सहित सही वक़्त आने पर।
लगता था ना ऐसा कि नहीं हो पाएगा, तो अभी जो भी है सब कर लेते हैं क्योंकि अभी आगे तो फिर जाके बहुत सारा काम करना है। फिर सोचा कुछ मन में, गुज़ार कुछ वक़्त अपने संग, खुद के संग, विराम दे उन महत्वाकांक्षी ख्वाहिशों को, खोज उन खुशियों को खुद के अंदर, जो शायद कहीं दफ़न हो गई है कुछ अच्छा करने की चाहत में। खोज उन खुशियों को बच्चों की मुस्कुराहटों में, क्योंकि बच्चे हैं मेरे भी 2 और हमेशा रहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मम्मा टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम नहीं मिलता है। तो उनकी मुस्कुराहट देखकर ये समझ आया कि खोज उन बच्चों खुशियों को बच्चों की मुस्कुराहटों में, जो आस लगाए बैठे हैं तेरे वक़्त का कुछ हिस्सा पाने में। बिठा तालमेल अपने वक़्त का, बिठा तालमेल अपने वक़्त का, क्योंकि असली खुशी है परिवार से। कई बार क्या होता है ना कि हम रोबोट जैसे बन जाते हैं, सुबह से प्रोग्राम चालू होता है और शाम के सोने तक वो प्रोग्राम चालू रहता है और हम परिवार के साथ बैठकर हँसना, खुशी मनाना, कुछ शेयरिंग करना, हम लोग उन चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। तो बिठा तालमेल अपने वक़्त का, क्योंकि वक़्त तो यही है, सबके पास उतना ही वक़्त है, क्योंकि असली खुशी है परिवार से। प्रकृति का इशारा है, खुद को आत्मसात कर, क्योंकि प्रकृति ने जिस तरीके का इस बार लॉकडाउन और जिस तरीके की जो बीमारी फैली है, उससे हमें लगा है कि हम लोगों को सिर्फ़ घर में रहना है और खुद के साथ रहना है। तो प्रकृति का इशारा है, खुद को आत्मसात कर, इस उधार के मुक्त वक़्त में, खुद से और सिर्फ़ खुद से बात कर। तो इस कविता के अंदर मुझे ऐसा लगा कि वक़्त आया है मेरे पास में, क्यों ना इस वक़्त को मैं अपने साथ गुज़ारूँ, कुछ अपने ऊपर स्पेंड करूँ। वैसे तो हम अपने लिए ही भागते हैं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जब देखा अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखें तो आप कहाँ भाग रहे हैं? हम भागे जा रहे हैं और स्पेशली मुंबई में जब हम बात करते हैं, तो मुंबई में कैसे होता है कि सुबह हम निकले हैं और शाम को लौटते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि वीकेंड पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं कि उनको उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए वक़्त सिर्फ़ वीकेंड पे ही मिल पाता है। जैसे हम बड़े हुए थे, वैसे हमारे बच्चे नहीं बड़े हुए हैं। तो इस उधारी के मुफ्त वक़्त में किस तरीके से जो है एक समझ बढ़ी, खुद के ऊपर काम करना हुआ, कुछ लेखन-पठन हुआ, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। तो ये जब सिलसिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ पर मेरी पहली कविता खत्म होती है और आप अपने कमेंट अगर डालते जाएँगे बॉक्स में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मुझे और प्रोत्साहन देगा। खुशी, किस चीज़ से होती है खुशी? क्योंकि जो मेरी दूसरी कविता है, वो इसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, मैंने वही सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है और हम वहाँ पर बहुत सारे पड़ावों को पढ़ते हैं। पड़ाव मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब से इंसान की मृत्यु तक, उसके कितने पड़ाव होते हैं। हर पड़ाव में क्या-क्या एडजस्टमेंट होते हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसको पढ़ाते-पढ़ाते आप ये समझिए कि कई बार एहसास होता है कि क्या हम उस चीज़ का खुद अनुसरण कर पा रहे हैं? क्योंकि जब ये वक़्त मिला लॉकडाउन का, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना एक्सटेंड होने वाला है। लेकिन जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, तो ऐसा लगा कि जब ये वक़्त है हमारे पास में, काम भी करना हो रहा है, घर के साथ भी रहना हो रहा है, तो क्या चीज़ मिसिंग है? जब सोचा तो लगा कि शायद वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो हम महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि साइंस भी कहती है अगर आप कोई भी चीज़ को एकदम खुश होकर करते हो, तो उस चीज़ में आप अपना 100% देकर जाते हो। लेकिन खुशी क्या है? हम सिर्फ़ टारगेट पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। तो आप में से अगर कोई बताएँ कि अगर आप अपने पीछे मुड़कर देखें पीछे मुड़कर देखें, तो कौन-सा उम्र का पड़ाव आपको लगता है कि जहाँ पर आप देखते ही बहुत खुशी का अनुभव करते हैं? आपको बहुत ही आनंद अनुभव होता है। मेरे लिए वो खुशी और वो आनंद मैं महसूस कर पाती हूँ मेरे बचपन में। क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें। क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग होती जाती है। प्रोग्रामिंग जो हमारा समावेश है, जो हमारा आस-पास का वातावरण है, कि साहित्य क्या कहता है? साहित्य जो है वो क्या है? समाज का आईना है। तो हमारा जो सामाजिक परिवेश बदलता है, हम भी बदलते जाते हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारी खुशी है, जो हमारा बचपना है, हम वो बचपन में ही छोड़कर आ जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बचपना अब भी हमारे साथ रहना चाहिए? इनफैक्ट हम सबके अंदर वो बचपना है, लेकिन हमें लगता है नहीं हम बड़े हो गए हैं, नहीं आज हम इस ओहदे पर आ गए हैं,
या नहीं हम इन लोगों के बीच में हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ करना है, जो कुछ नहीं करना है, उसी उलझन में उलझते-उलझते हम अपनी असली खुशियों को भूल जाते हैं। जो मेरी दूसरी कविता है, उसके माध्यम से मैं आपको लेकर चलूँगी एक बहुत सुंदर से सफ़र में, जिसको मैं सुंदर क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब भी मैं उस सफ़र में जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही हर्ष महसूस होता है कि कितनी अच्छी यादें थी वो। मतलब उसमें कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, होती भी थी तो बस होती थी और चली जाती थी। अगर हम ऐसा जीवन जिएँ कि कोई दुःख आएगा, कुछ भी आएगा, आया और चला गया, बस उतना ही क्षण भर का। तो मुझे अपना बचपन मेरे बचपन में जो हुई बातें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं और मेरा बचपन जो था मेरी दादी के पास ज़्यादा गुजरा और कुछ मेरे नाना-नानी के पास। मम्मी-पापा के पास तो रहना मुझे कम हुआ था क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, लाडली थी तो मेरा बहुत ज़्यादा दादी के यहाँ जाना होता था। तो उस ग्रामीण परिवेश में जो मुझे उस वक़्त महसूस हुआ शायद उस वक़्त नहीं पता था लेकिन अभी लगता है वो कितना सुखद था। तो वो मैं आपको अपनी पोएट्री के साथ बताना चाहती हूँ। तो मेरी दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है याद है मुझे। याद है मुझे बचपन की किलकारी जैसे बगिया की फुलवारी लगती है बहुत प्यारी याद है मुझे। स्कूल से आते ही मैदानों की तरफ दौड़ना स्कूल से आते ही मैदानों की तरफ दौड़ना सांझ ढलते ही माँ की रसोई पर हल्ला बोल देना याद है मुझे। हर बार त्योहार माँ का मेरे हाथ पैरों में मेहंदी लगाना मारवाड़ी हूँ तो मेहंदी का तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है। तो हर बार त्योहार पर माँ का मेरे हाथ पैरों पे मेहंदी लगाना और वो पापा का हर मेहंदी वाले दिन मिठाई लेकर आना याद है मुझे। दादी के दाएं बाएं गायों के ताजे दूध के लिए मचलना। गाय थी दादी के पास में तो बड़ा मज़ा आता था वो गरम गरम दूध झाग वाला दूध बस मिल जाए किसी भी तरीके से पीने के लिए। तो दादी के दाएं बाएं गायों के ताज़ा दूध के लिए मचलना और फिर नन्हे हाथों को मक्खन के लिए आगे कर देना याद है मुझे। वो नानी के हाथ का अचार आज भी याद आता है। वो नानी के हाथ का अचार खिचिया या पापड़ी कौन खाएगा सबसे ज़्यादा क्योंकि वो रहती थी ऊपर हंडिया में पड़ी याद है मुझे। क्योंकि इतने बच्चे होते थे इतना बड़ा बड़ा कुटुंब होता था तो भाई बना है तो चलना तो चाहिए 2-3 दिन तो ऊपर हंडिया में रख दिया जाता था ताकि कोई बड़ा हमें निकाल कर दे याद है मुझे। नाना जी की लाडली खाना कुल्फी उनका थाम के उंगली और चुपचाप से उनका दुकान से खट्टी मीठी गोली का ला देना याद है मुझे। क्योंकि गोली खाएंगे दांत खराब हो जाएंगे माँ डांटेगी तो चुपचाप से उनका दुकान से खट्टी मीठी गोली लाकर खिला देना याद है मुझे। बुआ के साथ पनघट पर जाना वो कुआं और उसकी छाँव। बुआ के साथ पनघट पर जाना एक छोटा लोटा ही सही पर शान से भरकर लाना याद है मुझे। अंबिया की शाख पर निशाने लगाना गुलेल बनाना और निशाने लगाना। अंबिया की शाख पर निशाने लगाना लपक कर उस खट्टी अंबिया को चट कर जाना याद है मुझे। अंजीरों के पेड़ पर तो जैसे डाल ही दिए थे डेरे अंजीरों के पेड़ों पर तो डाल ही दिए थे डेरे और खजूरों के पेड़ के नीचे झोले पकड़े लिए थे खड़े याद है मुझे। वो तालाब के किनारे बैठकर पत्थरों की टप्पियों को गिनना कितना मज़ा आता था। वो तालाब के किनारे बैठकर पत्थरों की टप्पियों को गिनना और छत की मुंडेरों पर बैठकर पक्षियों के झुंड को तकना याद है मुझे। खेतों में भाई बहनों के संग अभी भाई बहन ही कहेंगे कज़न तो आजकल के बच्चे बोलते हैं। हमारा तो मामा चाचा बुआ सब बच्चे भाई बहन ही हुआ करते थे और कुछ भी झगड़ा हुआ तो वो भाई बहन आपस में ही मिलकर सारा सुलझा दिया करते थे। कहीं दादी के पास या नानी के पास या मम्मी पापा के पास जाने का तो कभी मौका ही नहीं पड़ा। तो खेतों में भाई बहनों के संग डांगिया लेकर आना। डांगिया आप जानते होंगे जो हम बोलते हैं बीट जो होता है गेहूं की जो दाल होती है उसको डांगिया बोलते हैं। सो खेतों में भाई बहनों के संग जाकर डांगिया लेकर आना और फिर कड़ी धूप में थक कर कुएं पर जाकर प्यास बुझाना याद है मुझे। वर्षा ऋतु का रहता था बेसब्री से इंतजार। आजकल तो बच्चे भाई बारिश में भीगने से भी डरते हैं। वर्षा ऋतु का रहता था बेसब्री से इंतजार वो छपाक से गड्ढे में कूद कर भिगोना सबको हर बार याद है मुझे। वो कागज की नाव बनाकर
वो कागज़ की नाव बनाकर, नाव में पॉकेट भी होती थी, वो कागज़ की नाव बनाकर टहनियों से चलाना, और पार हुई नैया तो खुशी से नाच उठना और धमाल मचाना, याद है मुझे। फिर सांझ ढलते ही सांझ ढलते ही मंदिर जाना, प्रसाद कब मिलेगा बस उसी का इंतज़ार करना। ये आरती तो सिर्फ़ भगवान के लिए है, मेरे लिए तो प्रसाद है। प्रसाद कब मिलेगा? दादाजी से थोड़ा और प्रसाद मिल जाने पर बाछों का खिल जाना, याद है मुझे। रात को रात को दादी की गोद में तारों को निहारते हुए कहानी सुनते सुनते सो जाना। सारी कहानियाँ याद है मुझे अभी तक वो। रात को दादी की गोद में तारों को निहारते कहानी सुनते सुनते सो जाना, फिर खुद को सुबह सुबह बिछोने पर पाना, याद है मुझे। हाँ, याद है मुझे। बचपन बीता है, बचपना नहीं, चल आज से जी लें फिर से बचपन नहीं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। ये एक हमारी जर्नी है, और जब मैं ये कविता लिख रही थी तब मेरी बेटी ने आकर मुझसे पूछा, मम्मी आपका बचपन अच्छा है, हमारा भी बचपन अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, बचपन आपका भी अच्छा है, लेकिन हमारा बचपन अलग था। उसमें कुछ अलग बात थी, उसका कुछ अलग मज़ा था, और जब भी हम उसको याद करते हैं तो वही खुशी और वही हर्ष जो है दिल में बहुत महसूस होता है। तो ये थी लॉकडाउन की मेरी दूसरी कविता। ऐसे और भी मैंने बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, लेकिन आज मैं आपके समक्ष सिर्फ़ कुछ ही कविताएँ लेकर आई हूँ। जो तीसरी कविता मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, उसके पहले एक छोटा-सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने अपने मन पर भी काफ़ी कार्य किया है। मैं आध्यात्म से जुड़ी हूँ, और आध्यात्म से जुड़ने पर ऐसा एहसास हुआ है कि काम और ज़िंदगी तो दोनों ही चलते रहेंगे, लेकिन हम इसको करना क्या है? उसका नज़रिया क्या है देखने का? किस तरीके से उसको देखा जाए कि एक खुशी के साथ में काम हो, काम तो हो पर खुशी के साथ में हो। आप सबने बंदर और मदारी की जो है खेल तो देखे ही होंगे, बचपन में हमने भी खूब देखे हैं। एंड माय अपोलॉजी, यहाँ पर मैं कोई भी एनिमल हार्म की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा देखा गया है जब मदारी और बंदर का जब खेल होता है, मदारी बोलता है चल झमूरे नाच, और बंदर अपना नाच शुरू करता है, और जैसा-जैसा मदारी बोलता है वैसा-वैसा बंदर करता जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर ये चीज़ अगर मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मदारी कौन है? मदारी मेरा स्वयं है, मेरा सेल्फ है, और बंदर कौन है? मेरा मन, जो उछाल मारता है, जैसे मैं कहूँ मन वैसा करे। लेकिन अगर आप गहराई से मनन करें तो ये देखेंगे कि वो जो बंदर है वो मदारी बनकर आपको नचा रहा है। कैसा, जस्ट इमेजिन करिए कि बंदर जो है वो मदारी को बोल रहा है कि नाच रे झंगोरे नाच, और हम सब वही नाच कर रहे हैं। काम करना, आगे बढ़ना, अच्छी चीज़ें करना, जीवन में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम मन हमारा साथ में है, तो और उस मन पे अगर हमारा कार्य बराबर होता रहे, तो ज़िंदगी का सफ़र यकीन मानिए बहुत सुंदर हो सकता है। तो मेरी जो अगली कविता है, वो इसी के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। ये जो कविता है स्पेशली मैंने साहित्य कल्प के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए ही लिखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने बड़े मंच पर जाने के बाद में कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा बताया जाए, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो कहीं न कहीं आध्यात्म और साहित्य से भी कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी में लेकर चलूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी दादी मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी, और माँ ने भी सुनाई है। तो एक कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की कहानी तो आप सबको पता होगा, जो हिंदू माइथोलॉजी में जानते हैं, और हिंदू माइथोलॉजी जिनको पता है, आपको पता होगा कि एक समुद्र मंथन, क्षीर सागर पर समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें सुर और असुर दोनों ने एक पहाड़ के थ्रू, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन संक्षिप्त संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि एक पहाड़ का मंथन किया था। मंथन क्यों हुआ था? क्योंकि ये बताया गया था कि सागर के तल में, क्षीर सागर के तल में अमृत छुपा है। अगर वो अमृत का मंथन हुआ, अगर सागर का मंथन हुआ, तो वो अमृत बाहर निकलेगा, और जो भी उस अमृत को पिएगा, वो हमेशा के लिए अमर और सुखी हो जाएगा। तो फिर क्या था? सुर में तो होड़ लग गई कि भई हमें तो करना ही है मंथन। और जब मंथन चालू हुआ, तो उसके बाद में एक-एक कर कई रत्न उसमें से बाहर निकलते गए। कई सारी चीज़ें, वस्तुएँ बाहर निकलती गईं।
जिसमें से 14 रुकनों का और 14 चीज़ों का बहुत ही महत्व बताया जाता है शास्त्रों में। तो अब मैं यहाँ क्या बताने वाली हूँ? मैं ऐसा बताने वाली हूँ कि असुर और सुर अगर हम देखें तो हमारे ही मन में कुछ अच्छे विचार और कुछ बुरे विचार दोनों आते हैं। और जब ये अच्छे और बुरे विचार जब आते हैं और जब हम उनका मंथन करें, तो उसमें से मंथन करने के बाद में आपके जो मन में गहरी बातें हैं, जो गहरी यादें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं, आपकी प्रतिभाएँ हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो बाहर निकल सकती हैं। तो इस कविता में आगे जाने से पहले मैं सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी कि इसको सिर्फ़ आप एक कविता के माध्यम से ही समझें। इसमें मुझे जो पौराणिक दृष्टिकोण लिया है, वो सिर्फ़ एक समझ डेवलप करने के लिए लिया है और इसमें मेरा कोई भी उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है। तो सिर्फ़ जो उन 14 रत्न हैं, पहले उनके बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊँगी और उसके बाद में मैं अपनी कविता की शुरुआत करूँगी। तो जब हम कविता का जब बात करते हैं तो इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है मन मंथन, है ना? मन मंथन इसमें सबसे पहले वो 14 चीज़ें जिन पे मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले विष। अच्छा, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, कविता के हिसाब से मैंने उसको थोड़ा सेट किया है। विष जिसको शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था। उच्च श्रवा एक बहुत ही तेज़ गति से दौड़ने वाले और बहुत ही साहसी अश्व थे। ऐरावत जो कि बाद में इंद्र के क्या बोल सकते हैं वाहन बने और बहुत ही चमकदार, निर्मल और धर्म का उनको माना जाता है। कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु ने धारण करी, जो बाद में शेषनाग को दी गई। कामधेनु गाय जिनको सब संतों को दे दिया गया क्योंकि उनसे बहुत ही जिसको कहते हैं इस विश्व में पूर्णता करने के लिए जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी सामग्री है, जो भी उनसे मांगा जाता था, कामधेनु वो देती थी। पारिजात के वृक्ष का जो था बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुगंधित उसके जो फूल होते थे। देवी लक्ष्मी को तो हम सब जानते हैं, उनके बिना तो ये संसार चल नहीं सकता। उसके बाद में अप्सरा रंभा जो बहुत ही अच्छी नर्तकी मानी जाती हैं और जिनका देवलोक में बहुत अप्सराओं में सबसे उच्च स्थान था। वारुणी वो भी एक देवी थी जो मदिरा पान करवाने के लिए बीच में उनको कहते हैं कि वो आई थी और उनको बाद में असुरों ने ले लिया था। कल्प वृक्ष को कौन नहीं जानता, वृक्ष के नीचे बैठो, इच्छा मांगो और वो पूरी हो जाती है। जो शंख निकला वो एक बहुत ही अद्भुत शंख था, जो एक विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसको बजाने से एक विजय का आभास होता है, एक सुख का आभास होता है। फिर चंद्रमा का अवतरण हुआ, चंद्रमा निकले सतह पर, उनको शिव जी ने धारण किया। धन्वंतरी जो देव थे वो आयुर्वेद के देव माने गए हैं और उन्होंने आयुर्वेद मतलब जब हम आयुर्वेद की जब चरक संहिता हम पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें उपाय वगैरह लिखे गए हैं और सबसे अंत में निकला अमृत। इस अमृत को पाने के लिए जो मंथन हुआ है क्षीर सागर में, उसी अमृत को पाने के लिए आज हम मन मंथन में जाने वाले हैं। हम कैसे मन मंथन करें कि हमें समझ में आए कि हमें एक्चुअली हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर गहराइयों में क्या दबा हुआ है। इसको मैं कहीं हो सकता है थोड़ा साइकोलॉजी से कनेक्ट करूँगी, कहीं पर इमोशंस के साथ में कनेक्ट करूँगी, कहीं पर मैं पौराणिक कथाओं में लेकर जाऊँगी। लेकिन सार यही है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उसका मंथन करना और उससे फिर चीज़ों को निकालना और उस पे कैसे कार्य करना कि ये जो जीवन है, उसमें जो हम अमृत प्राप्ति की जो प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, वो संभव हो सके। तो बढ़ते हैं मेरी तीसरी कविता की ओर। कविता का शीर्षक है मन मंथन। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं। कर ले अपने क्षीर मन का, कर ले अपने क्षीर मन का मंथन नहीं। छुपे हैं इसमें अनमोल रतन कहीं, छुपे हैं इसमें अनमोल रतन कहीं। हाँ कर ले मन मंथन अभी यही। तैर कर आएंगी सतह पर, भाई मंथन होगा तो कुछ तो, जैसे हम दही भिगोते हैं तो मक्खन आता है ना सतह के ऊपर, या फिर जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी कई सारी चीजें आई थी। तो तैर कर आएंगी सतह पर कुछ आहत, तो कुछ खूबसूरत यादें। आहत मतलब कभी हमें लगता है कि किसी ने हर्ट किया, किसी ने दिल दुखाया या किसी ने परेशान किया, या कुछ खूबसूरत यादें। दोनों तरह की यादें बाहर आएंगी। जब आप मंथन करेंगे तो तैर कर आएंगी सतह पर कुछ आहत तो कुछ खूबसूरत यादें।
हाँ कर ले मन मंथन, बस यही। अभी मन मंथन शुरू हो चुका है, तो देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है हमारे मन मंथन से। तो जैसे ही मन मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले विष, घृणा के भाव, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो विष जब सबसे पहले हलाहल निकल कर आया, विष समझकर उन आहत यादों से घबरा न जाना, विष समझकर उन आहत यादों से घबरा न जाना, कर समर्पित शिव को उन्हें अपनी नैया पार लगाना। जो भी आपकी घबराहट है, जो भी आपका दर्द है, शिव को लगाया समर्पित, शिव को किया समर्पित, तो नैया पार हो गई आपकी। उच्च श्रवा से, उच्च श्रवा मतलब एक अश्व, घोड़ा, उच्च श्रवा से चंचल मन को कर पाएगा समगत, उच्च श्रवा से चंचल मन को कर पाएगा समगत, असीम शांति का अनुभव लौटेगा फिर अंदर। चाहे मन शुद्ध निर्मल ऐरावत सा चमकदार, क्योंकि ऐरावत की तो महिमा ही ऐसी है, चाहे मन शुद्ध निर्मल और ऐरावत सा चमकदार, फिर तो मन मंथन ही है इस जीवन का आधार। अलौकिक कौस्तुभ मणि, कितनी सुंदर जस्ती है भगवान विष्णु के मुकुट पर। अलौकिक कौस्तुभ मणि और पन्नों से छुपी तेरी प्रतिभाएं, सब दबी हुई हैं अंदर कहीं पर। अलौकिक कौस्तुभ मणि और पन्नों से छुपी तेरी प्रतिभाएं, मन मंथन से ही होगी उजागर तेरी सारी कलाएं। अगर मन मंथन किया तो तुझे पता है कि तेरे अंदर कितने राज हैं, कितनी कलाएं हैं, उन सबके ऊपर तुम काम कर सकते हो कामधेनु सा उज्जवल। कामधेनु कौन? गाय, जिनके पास सब कुछ देने का वरदान था, बिल्कुल पवित्र और दाता। हो कामधेनु सा उज्जवल और दाता जीवन, कर पाएगा पूर्णता, कर पाएगा पूर्णता जीवन में प्रतिपल और हर क्षण। पारिजात के फूलों का तो क्या ही है कहना, कितने सुगंधित पुष्प होते हैं उनके। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि बस देखते ही थकान दूर हो जाते थे। पारिजात के फूलों का तो क्या ही है कहना, मन मंथन से महकेगा तेरे मन का हर एक कोना। कर पाएगा, कर पाएगा अगर सच्चे मन से कर्म, कर पाएगा अगर सच्चे मन से कर्म, कभी न होगी दूर और रहेगी लक्ष्मी तेरे संग। कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लक्ष्मी तो अपने आप आने वाली है अगर आपके कर्म सच्चे मन से हो रहे हैं तो। नृत्य करे मन रंभा सा, रंभा से सुंदर डांस तो कोई कर ही नहीं सकता, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है। नृत्य करे जब मन रंभा सा अलौकिक, इसका मतलब ये है कि अगर हम हमेशा एक ऐसे, हमारी जब इंद्रियां, हमारे जो सेल हैं वो एक खुशी के माहौल में रहेंगे, मतलब यहाँ पर हम गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे, हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर एक आनंद की बात कर रहे हैं। नृत्य करे जब मन रंभा सा अलौकिक, रहेगा आनंद हर पल तेरे मन पर सुशोभित। खुश कौन नहीं रहना चाहता? आप बताइए, ऐसा कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता है? मतलब जो कंपनी ढूंढता है कि अरे भाई कौन दुखी आ गया है, उसे दुखी के साथ में रहते हैं, खुश लोग या खुश रहने वाले लोग तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। हम हमेशा उन्हीं लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं जो हमेशा हंसते खिलखिलाते हुए रहते हैं। जब जब हो वारुणी सी प्रबल तेरी इच्छाएं, क्योंकि शास्त्र में इसको काम का नाम दिया गया है। जब जब हो वारुणी सी प्रबल तेरी इच्छाएं, वारुणी एक देवी थी जो उन्होंने मदिरा पान करवाया था सबको। जब जब हो वारुणी सी प्रबल तेरी इच्छाएं, कर समर्पित मन को, कर समर्पित मन ईश्वर को, दूर होगी सभी तेरी शंकाएं। होगा जब, होगा जब हृदय बुद्धि और भाव का एकाकार, क्योंकि मन जो होता है, केवल मन क्या है, हम मन ये मान लेते हैं जो हमारे दिमाग में आ रहा है वही मन, लेकिन मन वो नहीं। मन जो है हमारा संपूर्ण, जब हम देखते हैं पूरा साइक जो होता है हमारा, वो मन होता है। तो होगा जब हृदय बुद्धि और भाव का एकाकार, त्याग बन जाएगा तेरा जीवन कल्प वृक्ष सा उधार। ये कल्प वृक्ष क्या करते हैं? आपने मांगी इच्छा और पूरी हो गई, तो कैसे होगी? जब आपका हृदय बुद्धि और भाव में एकाकार हो जाएगा। कर शंखनाद, कर शंखनाद भक्ति सा, लगा शक्ति अपार, प्रेम रस से भर उठेगा तेरा घर और संसार। फिर भी लगे, फिर भी लगे अशांत है मन, क्योंकि मन मंथन चल रहा है ना, अभी तो कई रत्न आने बाकी हैं, अभी थोड़ा सा कुछ अंदर से निकलना और बाकी है। फिर भी लगे कहीं अशांत है मन,
तो मन मंथन से ही होगा चाँद सा शीतल मन, क्योंकि चंद्रमा जैसी शीतलता कहीं और नहीं है। फिर भी मन मंथन चालू है। मन मंथन से फिर निकलेंगे कुछ और अवसाद, मन मंथन से फिर निकलेंगे कुछ और अवसाद, धन्वंतरि सा ध्यान धरे तो। यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ हील होने के लिए क्या करना है। धन्वंतरि सा ध्यान धरे तो मन देगा उत्तम प्रतिसाद। मतलब बहुत, जब हम अपने साथ बैठते हैं, आत्म साथ होते हैं, तो उसके बाद जो हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती है, जो हमारा देखने का नज़रिया होता है लोगों को, वो बिल्कुल बदल जाता है। और अंत में जिसकी हमें तलाश है, होगा पूर्ण जब तेरा मन मंथन, होगा पूर्ण जब तेरा मन मंथन, छलकेगा अमृत बन तेरा जीवन, छलकेगा अमृत बन तेरा जीवन। तो आज मेरी ये 3 कविताएँ मैंने आपके समक्ष रखी। हो सकता है आपको ये कविताएँ बहुत पसंद आई हों। थैंक यू सो मच साहित्य कल्प, अगेन मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, और आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से आभार कि आप लोग सभी यहाँ आए, आपने अपना समय निकाला और मुझे सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद।